हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में, भाग 29। अभय आर्या को लेकर अपने कमरे में आया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। वहीं आर्या भी अभय की बाहों में सिमटी हुई उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी, जो इस वक्त उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुका हुआ था। और इस वक्त अभय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी, जिसे देखकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर अपनी आंखों को तरेरते हुए कहा, अगर कुछ भी आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा चल रहा है ना तो अभय ने सरोगिशी से आर्या के गले को चूमते हुए कहा। तो अभय की इस हरकत पर आर्या के होठ थरथरा गए और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अभय की तरफ देखकर कहा, ठाकुर साहब प्लीज, आप इस तरह। अभय ने आर्य की गर्दन से नीचे उसके कंधों को चूमते हुए कहा। तो इस बार आर्य की बेचैनी और भी बढ़ गई और उसने अपनी उंगलियां अभय के बालों में उलझाते हुए अभय के बालों को खींचना शुरू कर दिया और उसके पैर अभय के पैरों से लिपटने लगे, जिसे महसूस करके अभय ने आर्य के पैरों को अपने पैरों से उलझा लिया और आर्य की तरफ मदहोशी से देखने लगा, जो इस वक्त पूरी तरह से अभय की बाहों में मदहोश हो चुकी थी। यह देखकर अभय ने आर्या के होठों को हल्का सा अपने अंगूठे से सहलाया और उसके होठों को अपने होठों में भरकर चूमने लगा, जिसे महसूस करके आर्या ने भी अपनी बाहों का घेरा अभय के गले में फंसा लिया और उसके होठों को अपने होठों में हल्का सा दबाकर किस करने लगी। और धीरे धीरे उन दोनों के ही होठ एक दूसरे से पूरी तरह लिपटे हुए थे और उनके जिस्म इस वक्त एक दूसरे के जिस्मों से लिपटे हुए अटखेलियां खेल रहे थे। अभय मदहोशी से आर्या की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं आर्या अभय की उन मदहोशी भरी आंखों को देखकर शर्माती हुई अभय के सीने में लिपट गई थी और ये देखकर अभय के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई थी। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े बेड से नीचे गिरे हुए थे और आर्या के हाथों की पकड़ इस वक्त अभय के कंधों पर कसी हुई थी और अचानक ही आर्या की पकड़ और भी तेजी से अभय के कंधे पर कस गई और उसकी आंखों के किनारे आंसू झिलमिला गए और वो अपनी नमी भरी आंखों से अभय की तरफ देखने लगी, क्योंकि आज अभय ने पूरी तरह से खुद को आर्या को सौंप दिया था। क्योंकि आर्या अभी उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दर्द को बर्दाश्त कर पाना आर्या के लिए थोड़ा मुश्किल ही था, जिसे महसूस करके और आर्या की उस नमी भरी आंखों को देखकर अभय ने आर्या के माथे को प्यार से चूम लिया और उसके होठों को अपने होठों में भरकर हल्के हल्के से किस करने लगा और आर्या के दर्द को कम करते हुए अभय आर्या के अंदर खुद के एहसासों को भरने लगा और उन एहसासों को आर्या अपने अंदर समेटते हुए अभय की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। न जाने कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और उस कमरे में आर्या की दर्द भरी मीठी सिसकियां उस पूरे कमरे में गूंजती रही। और अब ये सिलसिला थमा तो अभय आर्या के बगल में लेट गया और उसने आर्या को खुद के सीने में समेटते हुए उसके माथे को प्यार से चूमकर उसकी तरफ देखा, जो थकान की वजह से धीरे धीरे गहरी नींद में जा चुकी थी। और आर्या के उस मासूम और प्यारे से चेहरे को देखते देखते कुछ ही देर में अभय की भी आंखें बंद हो चुकी थी। वह दूसरी तरफ एक अजीब सी धुन उस वक्त कमरे में गूंज रही थी और एक शख्स अजीब से सनक के साथ उस धुन को गुनगुनाते हुए अपनी अजीब सी मुस्कान के साथ आर्य की तस्वीर को देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोला, अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुम्हें आज भी ये धुन याद है जान, वरना मुझे तो लगा कि मेरे जाने के बाद मुझे तुम भूल ही गई हो। लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं तुम मुझे भूल सकती, बिल्कुल भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुद को भूलने ही नहीं दूंगा, समझी। इतना कहकर वो शख्स अजीब से पागलपन के साथ दोबारा उस धुन को बजाने लगा और आर्या की तस्वीर को देखते हुए वो शख्स मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन आरोही और निर्भय इस वक्त एक दूसरे की बाहों में टेरेस पर बैठे हुए थे और निर्भय इस वक्त आरोही के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जो इस वक्त निर्भय के सीने पर अपना हाथ रखकर गहरी नींद में सो रही थी। और निर्भय ने आरोही को अब और भी अपनी बाहों में कसते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, बस कुछ वक्त और आरू।
उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं अपनी दुनिया में पूरी तरह से खोए रहेंगे, जहाँ ना तो कोई होगा और ना ही वहाँ हम दोनों के बीच कोई डिस्टरबेंस होगी, ना कोई हमारे बीच आएगा। क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि हम दोनों इस वक्त एक दूसरे के करीब रहें। हमें हमारे रिश्ते को मजबूत करने की एक आखिरी कोशिश और करनी होगी आरोही। और उसके बाद हम अपनी दुनिया में सबसे बेखबर अपनी दुनिया में खोए हुए होंगे, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहकर निर्भय ने आरोही के चेहरे को देखकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए खुद भी अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे निर्भय भी गहरी नींद में सो चुका था। अगली सुबह एक खूबसूरत रात बीतने के बाद आज आखिरकार सुबह हो ही चुकी थी। अभय इस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था, जबकि आर्या अभी भी अपनी रात की थकान के कारण गहरी नींद में सो रही थी। रात के न जाने किस पहर में उसकी आंख लगी थी और वो अभय की बाहों में थक करके चूर हो चुकी थी। वैसे तो अभय ने अभी तक उसकी नींद में कोई खलल नहीं डाली थी, लेकिन आर्या को इस वक्त कॉलेज के लिए देर भी हो रही थी। हालांकि अभय आर्या को आज कॉलेज न जाने के लिए और क्लास अटेंड न करने के लिए मना करने वाला था, लेकिन आरोही ने उसे कुछ वक्त पहले ही बताया था कि उनके एग्जाम कल या परसों में ही शुरू होने वाले थे, जिसके लिए उसे कॉलेज जाने के लिए जगाना जरूरी था। जिसे देखते हुए अभय ने अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए आर्या की तरफ देखा और उसे जगाते हुए बोला, वेकअप स्वीटहार्ट, सुबह हो गई है। अभी नहीं, प्लीज, अभी मुझे कुछ देर और सोना है, आर्या ने कसमसाते हुए कहा, जिसे सुनकर अभय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर गई और उसने आर्या की तरफ देखकर कहा, इट्स ओके, अभी तो सिर्फ सुबह के 11 ही बजे हैं। अभय का इतना कहना भर था कि आर्या की नींद एक झटके में खुल गई और वो हड़बड़ाते हुए बेड से उठकर और अभय की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, क्या 12 बज गए और आपने मुझे जगाया तक नहीं? ओ गॉड, कितने दुष्ट हैं आप, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा। तो उसकी बात सुनकर अभय ने आर्या की तरफ अपनी आंखों को छोटी करते हुए देखा, जिसे देखकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर कुछ पल अभय की तरफ अपनी पलकों को झपकाते हुए देखा और फिर अचानक उसकी नज़र सामने वॉल पर क्लॉक पर पड़ी, जिस पर अभी 8 ही बजे थे, जिसे देखकर आर्या के एक गहरी सांस ली और तुरंत पीठ के बल पर बेड पर गिर गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वरना उसे तो यही लगा था कि आज तो पक्का वो कॉलेज के लिए लेट हो चुकी है, जबकि अभय अभी भी अपने हाथों को अपने पीठ पर बांधे इस वक्त आर्या की ही तरफ देख रहा था, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी हल्की हल्की नींद की खुमारी थी, जिसे देखकर अभय ने आर्या की तरफ देखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चलो उठ जाओ, अब बहुत हो गया, कॉलेज जाना है ना? अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा। तो उसकी बात सुनकर आर्या अभय के सीने से चिपक गई और उसने अपने हाथ अभय की गर्दन में फंसा लिए, जिसे देखकर अभय हल्का सा मुस्कुराया। उसकी ये हल्की हल्की सी मुस्कुराहट कभी कभी इतनी जानलेवा होती थी कि कोई अगर उसे देखे तो पक्का ही अपने होश खो दे। वहीं आर्या अभय से इस कदर लिपटी थी कि मानो उससे दूर ही नहीं होना चाहती थी, जिसे देखकर अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? मन नहीं है कॉलेज जाने का? डॉक्टर को बुलाऊं? अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा। तो उसकी बात सुनकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर अपना चेहरा ना में हिलाया और फिर अभय की तरफ देखकर बोली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाजा है आप मुझे कभी भी दर्द नहीं दे सकते ठाकुर साहब। हाँ, बस थोड़ी थकान सी लग रही है, पर कोई बात नहीं, अभी शावर लेने के बाद ठीक हो जाएगी, आर्या ने अभय की बाहों से आजाद होते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर अभय ने आर्या की तरफ शरारत से देखा और उसकी तरफ देखकर उसके कान के पास झुकते हुए बोला, वैसे चाहो तो शावर दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ मैं। धत, कुछ भी बोलते हैं आप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मुझ पर इतनी मेहरबानी करने के लिए, मैं खुद से शावर ले सकती हूँ, समझे आप? जाइए, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, आर्या ने अभय की तरफ एक तकिया फेंकते हुए कहा और खुद वॉशरूम के अंदर भाग गई
और उसकी इस हरकत पर अभय सिवाय मुस्कुराने के और कुछ न कर सका। खैर, कुछ ही देर में आर्या तैयार होकर नीचे आ चुकी थी और इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई तरह तरह के मुंह बना रही थी, क्योंकि उसके सामने ही टेबल पर कुछ ड्राई फ्रूट और दूध का ग्लास रखा हुआ था, जिसे देखकर आर्या का वो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आरोही इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई आलू के पराठे खा रही थी, जो उसने अपने और आर्या के लिए बनवाए थे, क्योंकि अभय और निर्भय तो कब का ऑफिस जा चुके थे और इधर आर्या इस वक्त अभय की इस हरकत पर पूरी तरह से खिंच चुकी थी। वो इस वक्त अपने सामने रखे उस नाश्ते को सिवाय घूरने के और कुछ नहीं कर रही थी, जिसे देखकर आरोही ने आर्या की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ भाभी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? और ये क्या, आपने आलू के पराठे भी ट्राई नहीं किए? अब तक क्यों? क्योंकि पहले मैडम को साहब ने ये खाने के लिए कहा है। मिली, जो इस वक्त आर्या के बगल में खड़ी थी, उसने आरोही की तरफ देखकर कहा, तो उसकी बात सुनकर आरोही ने मिली की तरफ देखकर कहा, हाँ लेकिन आलू के पराठे नहीं खा सकती। आर्या ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तो उसकी बात सुनकर आरोही ने आर्या की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि तुम्हारे उस हिटलर जैसे भाई ने मुझे ये खाने के लिए कहा है और उनकी बात न मानने का अंजाम मैं पहले ही देख चुकी हूँ, जो कि मुझे दोबारा नहीं झेलना है। इसीलिए आर्या ने मन मारते हुए कहा और उसने कुछ ड्राई फ्रूट तो किसी तरह अपने गले के नीचे उतारा, लेकिन वो दूध वो उसे नहीं पिया जा रहा था, जिसके लिए उसने मिली की तरफ रिक्वेस्ट करते हुए देखा, लेकिन मिली ने अपना चेहरा न हिलाया और आर्या की तरफ देखकर बोली, सॉरी आर्या मैम, लेकिन आपको ये पीना पड़ेगा, वरना अभय सर, आप तो जानती है ना उनके गुस्से को। मिली ने आर्या की तरफ देखकर कहा, तो उसकी बात सुनकर आर्या ने मुंह बनाया और बड़बड़ाते हुए बोली, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक